नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। खबरों में जूस जैकिंग, आरबीआई ने जारी की गाइडलाइंस, पब्लिक प्लेस पर फोन चार्ज करना हो सकता है खतरनाक। फ्रांस में अबॉर्शन बना संवैधानिक अधिकार, ऐसा करने वाला इकलौता देश बना फ्रांस, वुमेन के ब्रॉडली राइट्स को मिली मान्यता। और सरकार ने लॉन्च की अदिति स्कीम, रक्षा क्षेत्र में नवाचार लाना मकसद, स्टार्टअप को दी जाएगी ग्रांट। आइए शुरू करें। बाहर घूमते हुए कभी आपके फोन की बैटरी डेड हुई है और आपने जल्दी से पब्लिक प्लेस पर मौजूद किसी भी पोर्ट से फोन चार्जिंग पर जरूर लगा दिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से हैकर्स आपके फोन से डेटा चुरा सकते हैं। इस घटना को कहते हैं जूस जैकिंग। ऐसी घटनाओं की आमद बढ़ने से आरबीआई को भी चिंता हुई है। दरअसल बीते दिनों जूस जैकिंग टर्म सुर्खियों में था। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह खबरों में क्यों था। दरअसल आरबीआई ने जूस जैकिंग के खतरे को लेकर मोबाइल फोन यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की थी। जूस जैकिंग आखिर है क्या? जूस जैकिंग शब्द पहली बार 2011 में खोजी पत्रकार ब्रायन क्रेब्स द्वारा गढ़ा गया था। जूस जैकिंग साइबर हमले का ही एक रूप है। इसमें हैकर्स सार्वजनिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट से कनेक्टेड डिवाइसेस को मालवेयर से संक्रमित करके या हार्डवेयर में बदलाव करके डेटा चुरा लेते हैं। इसके लिए चार्जिंग पोर्ट्स में हेरफेर की जाती है। देखिए, हमारे मोबाइल्स में हमारी निजी और ज़रूरी जानकारियां मौजूद रहती हैं। इनमें पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, एड्रेस आदि सब कुछ शामिल होते हैं। हैकर्स इस डेटा को चुराकर साइबर फ्रॉड को अंजाम देते हैं। ऐसी घटनाएं होटल्स में, शॉपिंग मॉल में और एयरपोर्ट्स पर बहुत आम होती जा रही हैं। अगर कोई समस्या है तो समाधान भी होगा। जब आरबीआई ने समस्या बताई है तो इससे बचने का रास्ता भी बताया है। सबसे पहले तो आपको अपने फोन को पर्सनल चार्जर से अपने घर से चार्ज करके निकलना चाहिए, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन कभी इमरजेंसी में ऐसा करना भी पड़े तो हमेशा अपने फोन में लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेटेड रखना है। साथ ही वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई वीपीएन है क्या? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन एक तकनीकी सुरक्षा साधन है जो आपको इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से सर्फ करने में मदद करता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को एक ऐसे सिस्टम से गुजारने में मदद करता है जिससे आपकी प्राइवेसी बनी रहे। यह आपके इंटरनेट कनेक्शन को एक ऐसे सुरक्षित टनल के माध्यम से गुजारने में मदद करता है जिससे आपकी ऑनलाइन गतिविधियों की निजता बनी रहे। जब आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आपका डेटा आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा देखा जा सकता है। वीपीएन का उपयोग करने से आप एक ऐसे नेटवर्क के जरिए इंटरनेट से जुड़ते हैं जो आपकी गतिविधियों को एक सुरक्षित सिस्टम में छुपाए रखता है। इससे आपका डेटा, आपकी प्राइवेसी सेफ रहती है। अब आपके मन में एक और सवाल उठ सकता है कि आरबीआई को भाई ये चिंता क्यों हुई है? दरअसल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बैंकों के विनियमन यानी रेगुलेशन की जिम्मेदारी आरबीआई के पास है। डिजिटल युग में बैंकिंग सर्विसेज इंटरनेट के जरिए मुहैया कराई जा रही हैं, जिससे साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़े हैं। इसी के मद्देनजर आरबीआई ने नवंबर 2023 में मास्टर डायरेक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस रिस्क कंट्रोल्स एंड अश्योरेंस प्रैक्टिसेस जारी की थी, जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू भी होंगी। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है और वो सवाल है कि यदि भारत में किसी व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड की घटना घटित होती है तो रिपोर्ट कहां करना होता है? पेरिस में एफिल टावर ने एक मैसेज प्रोजेक्ट किया, माई बॉडी माई चॉइस। मैसेज का मकसद दुनिया को यह बताना था कि फ्रांस दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जिसने अपने संविधान में महिलाओं को अबॉर्शन यानी गर्भपात का अधिकार दिया है। जी हाँ, दुनिया को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश देने वाले फ्रांस ने महिलाओं की ऑटोनॉमी समझते हुए गर्भपात को संवैधानिक अधिकार के तौर पर शामिल किया है। देखिए, गर्भपात आज संवैधानिक अधिकार के तौर पर फ्रांस के लोगों को दिया गया है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इससे पहले वहां अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता था। फ्रांस में अबॉर्शन साल 1975 से लीगल है। वैसे फ्रांस के राजनीतिक गलियारे में अबॉर्शन को लेकर खूब समर्थन है, लेकिन इसे संवैधानिक अधिकार बनाना ये एक बड़ी घटना है, क्योंकि फ्रांस में संवैधानिक संशोधन बहुत रेयरली होते हैं। फ्रांस का संविधान 1958 में लागू हुआ था और तब से लेकर आज तक केवल 17 बार ही संशोधन किया गया है। अंतिम बार संशोधन साल 2008 में हुआ था। अब एक सवाल उठता है कि संवैधानिक अधिकार होते क्या है?
ऐसे अधिकार जिनका उल्लेख संविधान में किया जाता है, इनका उल्लंघन होने पर संविधान राहत पाने में मदद भी करता है। अब सवाल उठता है कि भारत में गर्भपात को लेकर क्या प्रावधान है। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 लागू है। इसमें कुछ फिक्स्ड परिस्थितियों में मेडिकल ओपिनियन के बाद गर्भपात की अनुमति दी जाती है। इस एक्ट में महिला के लिए गर्भपात की अधिकतम सीमा को 20 हफ्तों से बढ़ाकर 24 हफ्तों तक कर दिया गया है। 1971 के एक्ट में 20 हफ्तों की सीमा तय की गई थी। ये बढ़ी हुई सीमा कुछ विशेष परिस्थितियों में ही यूज की जाती है। अब इन हफ्तों की कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं? देखिए, इसको जेस्टेशनल एज यानी गर्भावस्था की आयु कहा जाता है। इसे महिला के मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड के पहले दिन से कैलकुलेट किया जाता है। प्रेगनेंसी को 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन के बाद टर्मिनेट किया जा सकता है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे महिला के साथ अगर रेप हुआ हो, वो माइनर है, या प्रेगनेंसी के दौरान महिला की वैवाहिक स्थिति बदल गई है, विधवा या तलाकशुदा महिला के केस में, महिला बड़ी शारीरिक अक्षमताओं की शिकार है या फिर मानसिक रूप से बीमार है, या जो बच्चा पैदा होगा वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो सकता है, यदि महिला आपदा या इमरजेंसी की स्थिति में है, यदि महिला सरकार द्वारा घोषित आपदा या इमरजेंसी की स्थिति में है। मान लीजिए 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी है और उसको टर्मिनेट करने की याचिका है, तो मेडिकल बोर्ड के 4 सदस्यों की अनुमति की जरूरत होगी। साथ ही ये भ्रूण संबंधी असामान्यता के मामले में किया जा सकता है। यूरोप के कुछ हिस्सों में CCS यानी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज को लेकर विरोध चल रहा है, लेकिन यूरोप के एक देश जर्मनी ने सभी विरोधों को दरकिनार करते हुए अपने कुछ उद्योगों जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में कार्बन कैप्चरिंग को अलाउ किया है, ताकि जर्मनी 2045 तक अपने कार्बन न्यूट्रल होने के टारगेट को पूरा कर सके। जर्मनी यूरोप में सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश है। हम CCS तकनीक के विरोध की वजह को समझेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में कारगर समझी जा रही CCS आखिर है क्या। देखिए, CCS किसी एक तकनीक का नाम नहीं है, इसमें कई सारी तकनीकें काम करती हैं। इनका मकसद होता है बड़े पावर प्लांट्स या रिफाइनरी से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके पृथ्वी के नीचे ट्रैप करना। CCS कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल से अलग है, जिसमें वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जाता है। अब हम जानते हैं कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट्स में कहा जाता है कि 90% तक CO2 को कैप्चर करके स्टोर कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये प्रोजेक्ट्स जिस एफिशिएंसी का दावा करते हैं, असल में इनके हाथ उतनी सफलता नहीं लगती। दूसरा, ये तकनीक बहुत महंगी पड़ती है। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट दावा करती है कि अगर ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ही ना हो, तो वो ज्यादा सस्ता पड़ेगा, जैसे कि पवन चक्की से ऊर्जा का उत्पादन। वर्तमान समय में कोई देश कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा उसके रक्षा क्षेत्र में खर्च को देखकर ही लगाया जाता है। चीन हो या USA, स्टॉकहोम पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में रक्षा में खर्च के मामले में ये पहले या फिर दूसरे नंबर पर ही रहते हैं। वक्त की नजाकत को समझते हुए भारत भी अपने रक्षा क्षेत्र में किसी देश पर डिपेंड रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनने के प्रयास में है। अगर भारत के रक्षा खर्च की बात करें तो भारत 76.6 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका भारत के स्टार्टअप निभा सकते हैं। इसे समझते हुए नई दिल्ली में आयोजित डिफेंस एक्सपो डिफ कनेक्ट के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना लॉन्च की है। यहाँ अदिति से मतलब है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आइडेक्स। इसका मकसद स्टार्टअप्स को रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान, विकास और नवाचार के लिए 25 करोड़ रुपए तक की ग्रांट मुहैया कराना है। सरकार के मुताबिक ये योजना युवाओं में नवाचार को बढ़ावा देगी और देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 2024 से 2026 तक के लिए 750 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इससे इसी टाइम फ्रेम में 30 डीप टेक क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज विकसित की जा सकेंगी। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। ग्रे जोन वॉरफेयर पिछले कुछ समय से चर्चा में रहा तथा हाल ही में रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने
ग्रे जोन वॉरफेयर का जिक्र अपनी स्पीच में भी किया। यहाँ ग्रे जोन वॉरफेयर आमतौर पर एक मध्य या अस्पष्ट स्थान को संदर्भित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रत्यक्ष संघर्ष और शांति के बीच मौजूद होता है, अर्थात दो देशों के बीच खींचातानी वाला क्षेत्र और यहाँ जहाँ यथास्थिति को बदलने के लिए कुछ खुराफात की जा रही हो तथा जिसका परिणाम युद्ध या सैन्य कार्रवाई को प्रेरित करता हो। उदाहरण के लिए दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियां उस क्षेत्र को ग्रे जोन वॉरफेयर बनाती हैं। भारत और श्रीलंका ने कोलंबो में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना से जुड़े एक समझौते पर दस्तखत किए। यह समझौता भारत सरकार, श्रीलंका सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी और एक भारतीय निजी कंपनी के बीच हुआ है। यह परियोजना जाफना के पास 3 द्वीपों डेल्फ्ट, नैनातिवु और अनालाईतिवु पर केंद्रित होगी। दरअसल यह परियोजना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि श्रीलंकाई कैबिनेट ने सबसे पहले इन 3 द्वीपों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए चीन की कंपनी को मंजूरी दी थी तथा कंपनी को एशियाई विकास बैंक द्वारा समर्थित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से चुना गया था। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड NUCFDC का शुभारंभ किया। यह शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन के रूप में काम करेगा। इसे गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है तथा यह एक स्वनियामक संगठन के रूप में काम करेगी। इस पहल का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना है, जिससे बैंकों और उसके ग्राहकों दोनों को लाभ होगा। हाल ही में बिहार के पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत का पहला केंद्र होगा। आपको बता दें कि गंगा नदी की डॉल्फिन दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। यह एक दृष्टिहीन जलीय मांसाहारी जीव है जो शिकार करने के लिए पराश्रव्य ध्वनियों का उत्सर्जन करती है। यह भारत के राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश के राजकीय जलीय जीव के रूप में नामित है। हाल ही में बुर्किना फासो में विद्रोहियों द्वारा लगभग 170 लोगों की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। विद्रोहियों द्वारा उत्तरी बुर्किना फासो के 3 गांवों में किए गए हमलों में महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। दरअसल बुर्किना फासो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े विद्रोहियों द्वारा छेड़े गए जिहादी विद्रोह से जूझ रहा है। आपको बता दें कि बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में माली, उत्तर पूर्व में नाइजर, दक्षिण पूर्व में बेनिन, दक्षिण में टोगो और घाना और दक्षिण पश्चिम में आइवरी कोस्ट से लगती है। इसे पहले रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा भी कहा जाता था। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर ओगाडोगु है। हाल ही में NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के मामले में उल्लू ऐप के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की। यह ऐप पोक्सो एक्ट की धारा 11 और CPCR एक्ट की धारा 13 का उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 अर्थात पोक्सो एक्ट के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है। चलिए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, अदिति योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर वाणिज्य मंत्रालय? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड या फिर भारत? आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया? हिसार, फरीदाबाद, पंचकुला या फिर गुरुग्राम? सही जवाब है विकल्प ए, हिसार। अगला प्रश्न पूछा गया था, खबरों में रहा इंडिया टेक्स संबंधित है वस्त्र उद्योग, खनन उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग या फिर सेमीकंडक्टर उद्योग से, और सही जवाब है विकल्प ए, वस्त्र उद्योग। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए, इस बुलेटिन को जल्दी से लाइक कीजिए, और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब भी देना है आपको कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।